आज के इस व्लॉग में मैं ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आप किसी भी कंट्री से अगर अप्लाई करें। उसके अलावा ब्राज़ील के वर्क परमिट के बारे में बात करूंगा और उसके अलावा लोगों की जो क्यूरी होती है कि अगर हमारे पास ब्राज़ील की TRP, PR या पासपोर्ट लाइक सिटीजनशिप आ जाती है तो हम किन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं। इसके बारे में बड़ी डिटेल में मैं डिस्कशन करूँगा, तो मेरे ब्लॉग को कम्प्लीट देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद देसी ब्राज़ीलियन व्लॉग्स। आप सबका दोस्त फजील आज एक नए व्लॉग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर है। तो यार आज के इस व्लॉग में मैं ब्राज़ील के टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करने के बारे में, रिक्वायरमेंट और इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप मलेशिया से अप्लाई करें, किसी भी कंट्री से अप्लाई करें, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसके अलावा लोगों का क्वेश्चन होता है वर्क परमिट के बारे में ब्राज़ील के, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हमारे पास ब्राज़ील की टेम्परेरी रेजिडेंसी लाइक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, हमें परमानेंट रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है, या हमारे पास ब्राज़ील की अगर हम सिटीजनशिप के लिए वहाँ पे आते हैं, पासपोर्ट हमें मिल जाता है, तो हम किन कंट्रीज़ को ट्रैवल कर सकते हैं, किन के लिए वीज़ा लेना आसान है, डिफ़िकल्ट है, या क्या 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 प्रोसेस है, उसके बारे में मैं आज बात करूँगा। तो मेरे इस व्लॉग को कंप्लीट देखिएगा और इसके साथ साथ मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। तो चलें हम अपनी मेन वीडियो की तरफ मूव करते हैं जी। अच्छा, तो यार मैंने जैसे बोला कि टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, अच्छा बहुत ज़्यादा लोग ब्राज़ील में एज अ टूरिस्ट मूव करना चाहते हैं और सबसे जो आसान जो रास्ता है ना, लोग बिजनेस वीज़ा का पूछते हैं, कभी किस वीज़ा का पूछेंगे, कभी किसका। अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें और वीज़ा रिसीव करने की टाइम ड्यूरेशन को देखें और इन सब चीज़ों को देखें तो यार विजिट वीज़ा ना जो, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी इतने हाई लेवल के या बहुत ज़्यादा आपको नहीं देने पड़ते। प्रोसेस अप्लाई करने का इजी है। उसके बाद आपको वीज़ा रिसीव होने का टाइम वो भी मैक्सिमम मंथ होता है, ठीक है, और आपको वो मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें और कोई यार बड़ी हाई लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम वर्क वीज़ा की बात करें या कोई और स्पॉन्सरशिप की बात करें या कुछ भी ऐसे, तो वो काफ़ी हद तक आप कह रहे हैं लेंथी प्रोसेस में मूव कर जाता है। तो आप अगर मलेशिया से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडोनेशिया से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इंडिया से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं, या किसी भी दुनिया के बांग्लादेश से, श्रीलंका से, या किसी भी और अरब कंट्री से या यूरोपियन से, किसी भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यार जो टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है, एप्लीकेशन सेम है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वो भी सेम है। मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने कंप्लीट एप्लीकेशन के बारे में भी बताया हुआ है। फिर उसके बाद मेरी सेकंड एक वीडियो जिसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स को बड़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और हाँ, डिफरेंट कंट्री का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। मैं बात करता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान की। अच्छा, अगर एक बंदा पाकिस्तान से अप्लाई करता है ना, तो यार मेरी जो वीडियो है ना एप्लीकेशन प्रोसेस की, उसमें ना मैंने 3 मेथड्स बताए हुए हैं, जिसमें इनको एक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से जो ब्राज़ील किया उससे एक डॉक्यूमेंट जनरेट करना होता है। और पाकिस्तान में आपको कॉन्सुलेट के लिए आपको कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं होती, या एम्बेसी के लिए जस्ट आप वो डॉक्यूमेंट जनरेट करें और उसका प्रोटोकॉल नंबर, अपना नेम, पासपोर्ट नेम, नंबर, ये सब चीज़ें फ़ी पे करके $80 जो होती है, आप पाकिस्तान एम्बेसी को ईमेल करें तो उसके मुताबिक वो आपके डॉक्यूमेंट दे के आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे और आपको बता देंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने उस डे पे लेके आए जिसमें आपका इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो ये आज पाकिस्तान में। अब अगर मैं बात करूं यूरोप का या किसी भी और कंट्री का, लाइक सऊदी अरेबिया हो गया, या कोई और भी कंट्री है ना, मैं ये सब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें क्या है जी, आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन का डॉक्यूमेंट जनरेट करना पड़ता है। वो करने के बाद उस पर फोटो और सिग्नेचर करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है, एक जो कॉन्सुलेट होती है ना, ठीक है, लाइक एम्बेसी, उसका एक सेपरेट फॉर्म फिल करना होता है जिसमें अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा जी, वो करने के बाद आपको उधर से ही ना वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू में चली जाती है। रिव्यू के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट का बता देते हैं और फिर आप उस तरह करके अपने प्रोसेस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये मैंने सारा वीडियो में आपको बता दिया हुआ है। आप मेरी उस वीडियो को देखिए, आप प्रॉपर आपको एप्लीकेशन प्रोसेस का समझ। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ। डॉक्यूमेंट्स है ना जो, वो सब सेम है सभी कंट्रीज के लिए, बस डिफरेंस पता किधर आता है, डिफरेंस आता है। अब मैं बात करता हूँ जी बैंक स्टेटमेंट की। अब आप किस कंट्री में, सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी,
या फिर आप मलेशिया में है या इंडोनेशिया में है, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना, ठीक है, वो स्पेसिफिकली एक रिक्वायरमेंट है, लाइक आपके पास $3,000 $5,000 या इससे भी ज्यादा है, तो जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना ज्यादा वीजा रेशो, मतलब अप्रूवल का रेशो ज्यादा होगा, चांसेस ज्यादा होंगे। वो आपने बैंक स्टेटमेंट अपनी बैंक से ना स्टैम्प करवानी होती है, जो बैंक ऑफ मतलब आपका सीनियर होता है ऑफिसर, जो आपको बैंक में ना उसको स्टैम्प करके दे सकता है या साइन करके दे सकता है, वो आपने वैसे करके करना। अब कुछ में से कुछ ऐसी जरूरत नहीं, जैसे आप डिजिटल उसकी पीडीएफ आपने प्रोवाइड करनी होती है, दैट्स इट। आपने कोई भी स्टैम्प की नहीं, ये अब डिफरेंट कंट्री की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मलेशिया में ये रिक्वायरमेंट है, इंडोनेशिया में भी आई थिंक सो ये सेम ही रिक्वायरमेंट है। और अब कुछ कंट्रीज में 6 मंथ की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक पाकिस्तान की बात करें 6 मंथ की है, और अगर इंडोनेशिया मलेशिया की बात करें तो भी 6 मंथ की है। अगर सऊदी अरबिया की बात करो 3 मंथ की, इंग्लैंड की 3 मंथ, इंडिया की 3 मंथ। तो यूं करके डिफरेंट डिफरेंट ये होती है। ये होगी सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन एक आती है ना डॉक्यूमेंट्स में, वो होती है बैंक स्टेटमेंट पे स्टैम्प के बाद। और मैं कहता हूँ कोई भी बंदा किसी भी कंट्री से अप्लाई करे, वो क्या करे जी, जनाबे वाला अपने बैंक से जाए, जाके बैंक स्टेटमेंट निकलो, उधर से स्टैम्प करवाओ, उधर से सिग्नेचर करो, दैट्स इट। वो आप आगे प्रोवाइड कर दो, वो एक्सेप्ट हो जाती है और वो वैलिड हो जाती है। अच्छा जी, ये जनाबे वाला डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो एक आप कह लें कि डिफरेंट चीज होती है। अदरवाइज आपको क्या होता है जी, आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर अब सऊदी अरेबिया से किसी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट होता है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहां से अटेस्ट करवाना पड़ता है। और आप क्या करें, अगर आपका कोई बिजनेस किसी भी कंट्री से है, तो आप वहाँ के किसी भी आप कह लें जी जो नोटरी पब्लिक वाले जो होते हैं, वहां से आप उसको स्टैम्प करवा लेते हैं, तो वो आपके लिए एक अथेंटिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या कुछ ऐसे। अगर आप एम्बेसी की रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है, तो वो करवाने की जरूरत ही नहीं, जस्ट सिंपल आप आगे प्रोवाइड करें। अगर आप करवा लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपके लिए ना आपका एक डॉक्यूमेंट अथेंटिक हो जाता है, और आपका इंटरव्यू फाइल लाइक वो स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस में, और आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो बेसिकली ये ऐसे करके है। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी कंट्री से अप्लाई करें तो कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है, सब चीजें सेम है, ठीक है। वो आप मेरी डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो को देख सकते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं, और उसकी बेस पे उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है जी सारा टूरिस्ट वीजा। उसके बाद हम बात करें वर्क परमिट की, बात करते हैं जी। अच्छा जी, अब ब्राजील को अगर हम बात करें तो ये दुनिया के ना पॉपुलेशन के हिसाब से आई थिंक सो 7वें या 8वें नंबर पे इसको कंसीडर किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान 6वें नंबर पे है, बाकी इंडिया चाइना उससे टॉप पे है, तो ये 7वें 8वें नंबर पे कंसीडर होता है जी। अब अगर इधर मैं बात करूं जी, लोग कहते हैं ब्राजील गरीब कंट्री है, तो ऐसे है तो वैसे है। तो अब मैं इधर रह रहा हूँ, इधर अनएम्प्लॉयमेंट नो डाउट है, ठीक है। लोग बिजनेस की तरफ मूव करते हैं, या कोई छोटी छोटा बिजनेस के साथ कोई छोटी छोटी जॉब अपने सर्वाइवल के लिए यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मंथली वेजेस हैं वो भी 1500 ब्राजीलियन है, ऐसे जो गवर्नमेंट की तरफ मिनिमम आपको इतनी गवर्नमेंट प्रोवाइड जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करता है। अगर आपके पास कोई हाई स्किल है या डिस्ट्रिक्ट फेडरल में आप कोई जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट की, आपको 5-6 थाउजेंड इस तरह करके भी मंथली मिलता है। तो यूं करके ना यहाँ का है। अच्छा, अगर पॉवर्टी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे है, तो अगर कोई भी बंदा किसी को वर्क स्पॉन्सर करता है, तो उसको पहले यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है ना, जहाँ से उसको परमिशन लेनी पड़ती है कि यार मैं किसी को बाहर से स्पॉन्सर करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ या नहीं। अगर तो उसको गवर्नमेंट क्या करती है जी, परमिशन देती है कि हाँ ये तुम फॉरेन बंदे को यहाँ पे लेके आ सकते हो, तो फिर क्या होता है जी, आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट पता है क्या कहते हैं, मेरे पास ऐसे 2 केसेस हैं, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, मतलब रियल एक्सपीरियंस की रिसेंट वीक की बात है। 2 बंदों को मिला ऐसे वर्क स्पॉन्सर के लिए, मतलब कि हम ना यार हमें स्पॉन्सर करें, हमारे रिलेटिव हैं, कजन है, उन्होंने वो परमिशन के लिए गए, उन्होंने परमिशन ही नहीं दी। और उनको रीजन पता है क्या दिया, उन्होंने बोला यार बाहर से एम्प्लॉय क्यों आप हायर कर रहे हो, आप यहाँ से हायर करो, ठीक है। यहाँ पे इतने लोगों को जॉब की जरूरत है और आपको मतलब लोग यहाँ पे मिल जाएंगे इजीली, तो आप क्यों मतलब ऐसे कर। हाँ, आपके पास की बहुत ही हाई लेवल की प्रोफेशनल स्किल है जो ब्राजील में मिल ही नहीं सकती या नहीं मिल रही, ठीक है, तो फिर आपको स्पॉन्सर करते हैं। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेवल जो लेबर है वो भी परमिशन देती है कि हाँ ये बंदा आएगा, लोगों को सिखाएगा, तो कंट्री का भी फायदा है, तो यूं करके आपको मिले। अब मैं यूके की बात करूँ, वहां पे आप जो एम्प्लॉय है ना, उनकी शॉर्टेज है, एग्जाम हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, वो वहाँ पे लोग वो हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर लाइक वो परमिशन दे रही है। तो सेम टू सेम यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग यहाँ के ही गवर्नमेंट प्रेफर करती है, तो इसलिए वर्क परमिट का जो लोग पूछते हैं उसको यार माइंड से निकाल दें। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको वर्क परमिट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा स्किल के साथ साथ आप एक तो सैलरी कम, फिर उसके बाद जनाबे वाला क्या कहते हैं जी,
लाइक थोड़ी सैलरी पे यहाँ पे सर्वाइवल का काम हो जाना, ठीक है, और लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर, और गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिलती है नहीं मिलती, तो यूं करके यार आपके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि वर्क परमिट यहाँ का लेना डिफिकल्ट है। तो ये आपको मैंने टूरिस्ट वीज़ा का भी बता दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया जी वर्क परमिट का भी क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं टीआरपी, पीआर की और पासपोर्ट लाइक सिटीजनशिप की। अब हम उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, सीन कुछ ऐसे करके है यार। पहली बात है कि यहाँ पे टीआरपी लाइक या इसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, ठीक है। अगर एक बंदा बेबी की बर्थ हुई है या उसकी मैरिज का सीन चला तो उसको कुछ प्रोटोकॉल इशू किया जाता है, जो इसका एक किस्म का टीआरपी कंसीडर किया जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जिसको पीआर और डिफरेंट लाइक आरएनएम और डिफरेंट डिफरेंट नाम से यहाँ पे मतलब उसको बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं टीआरपी कार्ड की बात करूँ, डिजिटल नोमैड वीजा, जिसकी मैंने एक रिसेंटली वीडियो बनाई है, उसमें जो बंदा आता है उसको 1 ईयर के लिए जो कार्ड इशू होता है ना, ठीक है, वो बेसिकली ऐसी है कि वो टीआरपी है उसका, क्योंकि उसको 1 साल के लिए मिलता है, फिर उसको 1 साल के लिए अगेन रीन्यू करना पड़ता है, ठीक है। और लाइक टोटल मैक्सिमम उसको 2 ईयर के लिए आप कर सकते हैं, तो उसको आप टीआरपी कह सकते हैं। नहीं तो प्रोटोकॉल और फिर आगे पीआर में मूव कर जाते हैं। अगर कोई बंदा असाइलम करता है या कुछ, उसको भी एक स्पेसिफिक नंबर दे देते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल ही उसको बोला जाता है। और अगर केस अप्रूव होता है, नहीं होता, और फिर उसकी बेस पे वो यहाँ पर उसको एक स्टेटस देते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसे करके रह सकते हो। अच्छा जी, ये होगी आपकी एक चीज। और अगर आपके पास ब्राजील की टीआरपी है या पीआर है, आप उसकी बेस पे क्या कर सकते हैं जी, किसी भी और कंट्री को ट्रैवल नहीं कर सकते। लाइक यूरोप में मूव करना है, अमेरिका में मूव करना है, कनाडा में मूव करना है, या किसी और कंट्री में ऐसे मूव करना है, तो आप वहां पे टीआरपी की बेस पे मूव नहीं कर सकते, या पीआर की बेस पे मूव नहीं कर। हाँ, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में शायद आप परमानेंट रेजिडेंसी की बेस पे मूव कर सके, या टीआरपी की बेस पे मूव कर सकते। अगर आपके पास वीजा है तो फिर आपके लिए डेफिनेटली वैसे इजी होगा, आप किसी भी कंट्री आप मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आपको मैं अगेन क्लियर कर रहा हूँ, टीआरपी या पीआर पे आप अगर आपको ब्राजील की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, आप किसी भी कंट्री का ट्रैवल नहीं कर सकते। शायद साउथ अमेरिकन कुछ कंट्रीज में आप ट्रैवल कर सकते हो, लेकिन आप उसकी बेस पे लाइक मेरे पास कार्ड है, जैसे यूरोपियन यूनियन में किसी के पास अगर मैं कहता हूँ इटली की, स्पेन की, या किसी भी और कंट्री की परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो उसकी बेस पे किसी और कंट्री में लाइक यूरोपियन यूनियन में ट्रैवल कर सकता है। तो या उसके पास यूरोपियन यूनियन का वीज़ा, तो उसकी बेस पे वो किसी और कंट्री में ट्रैवल कर सकता है। तो अगर आपके पास ब्राज़ील का वीज़ा है और ब्राज़ील की टीआर पीआर है, तो ब्राज़ील में रह सकते हैं, किसी और कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। अच्छा, ये हो गया जी, आपको मैंने क्लियर कर दिया पीआर टीआर। अब बात करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। अच्छा, ब्राज़ील की जो पासपोर्ट है उसके बारे में लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग है, कैसा है? तो जो ब्राज़ील का पासपोर्ट है, अगर आपके पास वो सिटीजनशिप मिल जाती है, तो आप दुनिया के 160 से ज़्यादा कंट्रीज़ का ट्रैवल कर सकते हैं। मोर देन 160 कंट्रीज़ आप ट्रैवल कर सकते हैं। और उसमें किन कंट्रीज़ को आप ट्रैवल नहीं कर सकते? कुछ कंट्रीज़, तो मैं बड़े कंट्रीज़ की बात करता हूँ। आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको अमेरिका के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा, और कनाडा के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा। यूरोप में तो आप मूव कर सकते हैं। आप 2026 के लास्ट क्वार्टर में जाके एक यूरोपियन यूनियन अपनी पॉलिसी को रिवाइज करे, उसमें ETIAS समथिंग कुछ ऐसी एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा, और उसके लिए कुछ फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, और आपको अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आपके पास ब्राज़ील की सिटीजनशिप है। और फिर उसकी बेस पे आपका बैकग्राउंड चेक और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स मतलब जो यूरोपियन यूनियन वाले चेक करेंगे, तो उसकी बेस पे आप क्या कर सकते हैं जी, वो आपको मे बी 3 ईयर के लिए वो ETS इशू करें, या मे बी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक आपको इशू करें। ये अब ये डिफरेंट करके कुछ सिस्टम हो सकता है। तो बेसिकली पासपोर्ट की बेस पे आप यूरोप में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको वीज़ा कनाडा के लिए भी लेना पड़ेगा, अमेरिका के लिए भी लेना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी लेना पड़ेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, और आप क्या करते हैं जी, आपका बैंक स्टेटमेंट या बैकग्राउंड अच्छा है, तो आपके लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लेना बहुत ईजी हो जाता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मैं ब्राज़ीलियन से बात करूं, तो बहुत ज़्यादा ब्राज़ीलियन अमेरिका जाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, उनके लिए वीज़ा लेना जाते हैं, आ जाते हैं, ये चीज़ें हैं। और हम लोगों को मतलब इसलिए वीज़ा इशू नहीं करते कि ये जाएंगे कोई जालिम ठोक देगा, कोई और चक्कर चला देगा, कोई और कर देगा, तो इसलिए अब जाओ, जाके वापस आओ, दैट्स इट, ठीक है। और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप वहाँ पे रहो, मतलब इलीगल प्रोसेस को फॉलो करना ये गलत चीज़ होती है, जिसकी वजह से वीज़ा इशू नहीं होते।
मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का भी बता दिया, मैंने आपको कनाडा का भी बता दिया, मैंने आपको अमेरिका का भी बता दिया। इनके लिए आपको ब्राजीलियन सिटीजनशिप की पे भी आपके पास ब्राजीलियन पासपोर्ट भी है, फिर भी आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। TRPRB के लिए तो आपको सभी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा। आप नहीं ट्रैवल कर सकते किसी और कंट्री में, आपको वीज़ा लेना। आप एक बंदे के पास PR है, उसको इटली का वीज़ा लेना है, तो वो उसको प्रॉपर एक रूट फॉलो करना पड़ेगा। आप उसने शॉर्ट टर्म के लिए जाना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, किस पे जाना है, तो उसकी बेस पे ही वो चीज़ें कर सकता है। अदरवाइज वो नहीं ट्रैवल कर सकता इस डॉक्यूमेंट। वो ब्राजील में सब कुछ काम करे, जो चीजें वो सब कुछ कर सकता, लेकिन वो नहीं वहां जा सकता। सो बेसिकली ये सारी चीजें थी, तो मैंने एक्सप्लेन कर दी। मेरे से लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन किए थे, तो मैंने सोचा कि ये चीजें मैं आप तक पहुंचा दूं, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो चलें जी, अभी अगर किसी भी भाई की कोई भी कंफ्यूजन है इसके बारे में, वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं उसको रिस्पॉन्स करूंगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के साथ आप क्या करें जी, मेरी बाकी वीडियोस को भी देखें, आपको प्रॉपर ब्राज़ील के बारे में नॉलेज मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोगों के लिए मैं ऐसी ब्राज़ील से इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के आप लोगों तक शेयर करता रहूं। तो चलें, अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी खुदा हाफिज।